नमस्कार। उच्च शिक्षा संगम विद एआई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत खास है, तो सोचा क्यों ना आज आधुनिक भारतीय इतिहास का एक तूफानी रिवीजन किया जाए। हाँ, तो एक क्विक रिवीजन क्लास है। हम 1857 से लेकर 1971 तक जितने भी बड़े बड़े पड़ाव आए हैं उन सबको फटाफट दोहराएंगे, बहुत ही आसान भाषा में। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1857 से। ये वो साल था जब पूरे उत्तर भारत में, आप कह सकते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की एक ज्वाला भड़क उठी थी, जिसे आज हम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। सोचिए, 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने जो एक छोटी सी चिंगारी लगाई थी ना, वो 10 मई आते आते मेरठ में एक बड़ी आग बन गई। और उसके सिर्फ 2 दिन बाद 12 मई को विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और देखते ही देखते जून तक ये आग लखनऊ और झांसी तक फैल चुकी थी। देखिए, ये विद्रोह किसी एक इंसान का नहीं था, बल्कि ये एक सामूहिक आवाज थी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थीं, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिहार के जगदीशपुर से 80 साल के बाबू कुंवर सिंह। इन सब महान नायकों ने मिलकर अंग्रेजों को जबरदस्त टक्कर दी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर होने के बावजूद ये विद्रोह सफल क्यों नहीं हो पाया? इसके कुछ बड़े कारण थे। जैसे, कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल पाया, और हमारे विद्रोहियों के पास ना अंग्रेजों जैसे मॉडर्न हथियार थे, ना ही उतने संसाधन। और हाँ, उस समय का जो पढ़ा लिखा तबका था, उसने भी इससे दूरी बनाए रखी। भले ही ये विद्रोह असफल हो गया हो, लेकिन इसकी अहमियत को कम नहीं आंका जा सकता। जैसा कि वीर सावरकर ने कहा था, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसी विद्रोह ने भारत में राष्ट्रवाद की वो मजबूत नींव रखी जिस पर आगे चलकर आजादी की पूरी इमारत खड़ी हुई। तो 1857 ने जो नींव रखी थी, अब उसी पर संघर्ष की अगली कहानी लिखी जानी थी। अब भारत में एक संगठित राष्ट्रवाद का दौर शुरू होता है। ये कांग्रेस के बनने का, क्रांतिकारियों के बलिदान का और फिर महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में आने का युग था। अब देखिए, शुरू में कांग्रेस के अंदर ही 2 तरह की सोच थी। एक तरफ थे नरम दल के नेता जैसे गोखले जी, वो याचिकाओं और प्रार्थनाओं मतलब 3P के जरिए धीरे धीरे सुधार चाहते थे। तो दूसरी तरफ थे गरम दल के नेता जैसे तिलक और लाला लाजपत राय, जिनका कहना था कि नहीं, बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ और हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और फिर 1915 में गांधी जी भारत आए और उन्होंने आजादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने आम जनता को, किसानों को, मजदूरों को, सबको अपने साथ जोड़ा और बड़े बड़े आंदोलन खड़े कर दिए। चंपारण से लेकर असहयोग, फिर दांडी यात्रा और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब मील के पत्थर साबित हुए। अच्छा, एक तरफ गांधी जी का अहिंसक आंदोलन चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ देश में क्रांतिकारियों का एक रास्ता भी था जो अपने तरीके से आज़ादी के लिए लड़ रहा था। भगत सिंह, खुदीराम बोस और मास्टर सूर्य सेन जैसे न जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर आज़ादी की इस लड़ाई में एक नई जान फूंक दी। और हाँ, आज का दिन 26 जनवरी ये इतना खास क्यों है? इसकी जड़ें भी इतिहास में हैं। हुआ ये कि 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तय किया और फिर 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हमारा संविधान भी 26 जनवरी को ही लागू किया गया। तो आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब असली चुनौती सामने थी। एक बिखरे हुए, टूटे हुए देश को जोड़कर एक नया राष्ट्र बनाना था। तो अब शुरू होता है भारत के संविधान के निर्माण का और एक गणतंत्र के रूप में भारत के जन्म का दौर। आज़ादी के वक्त की सबसे बड़ी चुनौती थी देश का एकीकरण। जरा सोच कर देखिए, उस वक्त देश में 562 छोटी बड़ी रियासतें थीं। इन सबको भारत में शामिल करना ये लगभग नामुमकिन सा काम था, और ये काम कर दिखाया लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अच्छा, देश तो एक हो गया, पर ये चलेगा कैसे? इसके नियम क्या होंगे? इसका दर्शन, इसकी आत्मा क्या होगी? इस सवाल का जवाब दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव ने। इसी प्रस्ताव ने हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की नींव रखी। संविधान बनाने का ये सफर भी काफी लंबा था। इसकी शुरुआत हुई 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक के साथ। फिर डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जिसने संविधान का पूरा मसौदा तैयार किया।
और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950, जब इस संविधान को लागू किया गया। और इसी दिन भारत सही मायनों में एक संप्रभु, एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इसी दिन को तो हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज़ादी और संविधान लागू होने के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। अब हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत के इतिहास की एक बहुत ही निर्णायक घटना की। ये था 1971 का युद्ध, जिससे एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस युद्ध की जड़ में क्या था? असल में ये लड़ाई थी भाषा और संस्कृति की। पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर, जो आज बांग्लादेश है, अपनी भाषा उर्दू थोपना चाहता था, जबकि वहां के लोग बंगाली बोलते थे। बस इसी अन्याय के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। और जब पाकिस्तानी सेना ने इस आंदोलन को बेरहमी से कुचलना शुरू किया, तो बांग्लादेश के लोगों ने मुक्ति वाहिनी नाम की एक सेना बना ली। एक तरह की गुरिल्ला सेना थी, जिसे भारत ने ट्रेनिंग, हथियार, हर तरह से पूरा समर्थन दिया। इस युद्ध को ना हम 3 पॉइंट्स में आसानी से समझ सकते हैं। पहला, पाकिस्तान के अत्याचारों की वजह से पैदा हुआ एक बहुत बड़ा शरणार्थी संकट, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग भारत आ गए थे। दूसरा, ये युद्ध बहुत छोटा, सिर्फ 13 दिन चला, लेकिन बहुत निर्णायक था। और तीसरा, इसका नतीजा था एक नए देश बांग्लादेश का जन्म। और ये जीत कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 93,000। जी हाँ, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। ये दुनिया के सैन्य इतिहास में सबसे बड़े आत्मसमर्पण में से एक माना जाता है। तो ये था 1857 से 1971 तक का हमारा एक क्विक रिवीजन। हमने सभी मुख्य चैप्टर्स को संक्षेप में कवर कर लिया है, लेकिन अगर आप इन सभी टॉपिक्स को और गहराई से, विस्तार से समझना चाहते हैं, तो हमारे डिटेल्ड एक्सप्लेनियर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जाते जाते आप सबके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। हमने 1971 तक की यात्रा तो देख ली। अब आपको क्या लगता है, एक राष्ट्र के तौर पर भारत की विकास यात्रा में अगला बड़ा मील का पत्थर क्या होगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।